तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का परिचय जाने, उसकी मान्यता जाने, उसकी विशेषताएँ जाने और साथ ही साथ उनकी जो परिकल्पनाएँ हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं, उनको भी हम लोग पढ़े। इसके बाद जो है वो हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में जो भी प्रमाण है इसको हम लोग देख लेते थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में भौगोलिक प्रमाण की चर्चा किए थे। और भौगोलिक प्रमाण के अंतर्गत हम लोग जिग्सॉ फिट और जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, जिग्सॉ फिट के अलावा जो है वो हम लोग भौगोलिक समरूपता का जो है वो हम लोग प्रमाण देखे थे। इसके बाद जो है वो हम लोग सेकंड नंबर भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण देखे। उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो आपका पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की चर्चा किए थे और इसको हम लोग देखे थे। ये मैप वगैरह की यहाँ पे हम लोग जो है वो चर्चा करके इसको आगे की ओर हम लोग देख रहे थे। और इसी में जो है वो आज हम लोग जो है वो आपका पेलियो जियोलॉजिकल एविडेंसेस की चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़े थे और उसके बाद हम लोग आज ये चौथा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, पेलियो जियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसको जो है वो आपका भूवैज्ञानिक साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि मेसोजोइक काल जो है वो मेसोजोइक काल में जो है वो संपूर्ण गोंडवाना लैंड के पाए जाने वाले सरीसृपों का अवशेष पाया जाता है। कहने मतलब क्या है, देखो, जब आपका मेसोजोइक टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो उस समय संपूर्ण गोंडवाना लैंड पे आपका सरीसृपों का अवशेष यानी कि आपका जो है सरीसृपों का फॉसिल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा था। क्योंकि जो हम लोग मेसोजोइक है इसको हम लोग सरीसृपों का काल भी कहते हैं और मेसोजोइक को ही ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस काल में बांटा जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो मेसोजोइक काल को जो है संपूर्ण गोंडवाना लैंड में जो है वो सरीसृपों का अवशेष पाया जाता था इस काल में, मेसोजोइक काल में। जैसे कि आपका एक था मेसोसोरस, और ये जो मेसोसोरस है ये सादा जल में रहने वाला सरीसृप है, यानी कि सफ़ेद जल या बोलिए या स्वच्छ जल में रहने वाला एक सरीसृप यानी कि सांप है जिसका नाम था मेसोसोरस। ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि मेसोसोरस का जो जीवाश्म है वो आपका दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो मेसोसोरस का जो फॉसिल है, जो जीवाश्म है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में भी मिला है और इसका जो जीवाश्म है वो आपका अर्जेंटीना में भी मिला है। और वहीं एक और जीव है जिसका नाम है लिट्रोसोरस। ये लिट्रोसोरस जो है वो आपका ट्रियासिक काल का एक स्थलीय सरीसृप था। जो मेसोसोरस है ये आपका जलीय सरीसृप है और जो कि आपका मेसोजोइक काल में था। लेकिन जो आपका जो लिट्रोसोरस है ये मेसोजोइक काल के अंतर्गत ही 3 भाग बांटा जाता है मेसोजोइक को, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। तो जो आपका ट्रियासिक काल है यहाँ पे एक आपका लिट्रोसोरस नाम का एक जीव था। ये जो है वो आपका स्थलीय सरीसृप था, स्थलीय यानी कि स्थल पर रहने वाला सांप था लिट्रोसोरस। और ये जो है वो ट्रियासिक काल में बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता था और ये स्थलीय सरीसृप था। और ये आपका भारत और अंटार्कटिका और कुछ जो है वो अफ्रीका के कुछ भागों में इसका जीवाश्म यानी कि इसका जो फॉसिल्स मिला था। इसके अलावा एक और है साइनोगनेथस। तो एक है आपका साइनोगनेथस, ये जो है वो आपका ट्रियासिक काल में ही एक स्थलीय सरीसृप था जिसका नाम है साइनोगनेथस। इसका भी जो जीवाश्म है वो आपका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया गया है। तो 3 गो जीवाश्म याद रख लीजिएगा कि जो आपका मेसोजोइक काल में आपका जो है आपका मेसोसोरस ये एक सांप था, ये जलीय सरीसृप था। वहीं लिस्ट्रोसोरस ये आपका ट्रियासिक काल में स्थलीय सरीसृप था और वहीं साइनोगनेथस ये आपका ट्रियासिक काल में एक आपका स्थलीय सरीसृप था। इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है आपका जिसको बोलते हैं टॉरेनोसेरस। ये जो है वो क्रीटेशियस काल का एक तरह से डायनासोर था। तो टरेनोसोरस ये क्रीटेशियस काल का डायनासोर था और इसका भी जो जीवाश्म है वो आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया गया है। और टायरोनोसोरस ये भी जो है क्रीटेशियस काल का डायनासोर था और इसका भी जो जीवाश्म है वो आपका यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में पाया गया था। और उपरोक्त जीवाश्मों के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोजोइक काल से पहले पेंजिया का अस्तित्व था। तो इनके आधार पर कहा जाता है कि जो आपका मेसोजोइक यानी कि जो आपका मध्यजीवी कल्प है, तो इससे पहले आपका जो है पेंजिया का अस्तित्व था, क्योंकि सभी जगह एक ही जैसा जीव जंतु मिल रहा है। चाहे आप वो टारेनोसोरस की बात कीजिए या फिर आप वो मेसोसोरस की बात कर लीजिए, लिस्ट्रोसोरस की बात कीजिए या फिर आप साइनोगनेथस की बात कर लीजिए, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा।
एक और 5वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, पूरा जलवायवीय प्रमाण, ये आपका क्लाइमेटिक प्रमाण है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कार्बोनिफेरस काल जो है वो शीत युग में पाए जाने वाले हिमनदों यानी कि ग्लेशियर का प्रमाण संपूर्ण गोंडवाना लैंड, विशेषकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए गए हैं। तो कार्बोनिफेरस काल जो है वो आपका शीत युग था, और इस शीत युग का जो है प्रमाण, ग्लेशियरों का जो प्रमाण है वो गोंडवाना लैंड, खास करके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया गया है। इंडिया में कार्बोनिफेरस काल के जो है आपके हिम युग, वो आपका उसका प्रमाण कर्नाटक और उड़ीसा के तालचर के क्षेत्र में कुछ भागों में पाया गया है, और इससे ये जो सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का आपका विस्थापन हुआ है। तो कार्बोनिफेरस काल जो है वो आपका शीत युग था, और शीत युग में जो भी पाए जाने वाले जो ग्लेशियर है, हिमनद है, इनके भी प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इंडिया की बात करें तो कार्बोनिफेरस काल की जो है हिम युग यानी कि ग्लेशियर का जो प्रमाण है वो आपका कर्नाटक और उड़ीसा के तालचर वाले क्षेत्रों से देखने को मिलता है। ठीक है, और इससे भी ये बात प्रूफ होता है कि आपका जो है वो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। एक और देख लीजिए 6वां नंबर प्रमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं भूभौतिकी प्रमाण। क्या है? तो वो है आपका भूभौतिकी प्रमाण। और बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में ग्रीनलैंड का विस्थापन जो है वो आपका पश्चिम की ओर हो रहा है। वर्तमान समय में भी देखिएगा तो आप उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में देखिएगा तो एक आपका ग्रीनलैंड है, और वो ग्रीनलैंड का जो विस्थापन है वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर हो रहा है, और इससे भी ये प्रूफ होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन ये सिद्ध हुआ है। तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और अभी भी ये पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि आपका महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, और ये आपका उत्तर की ओर खास करके विषुवत रेखीय में, और आपका पश्चिम की ओर ये जो है विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो प्रमाण है वो हम लोग देख लिए हैं। प्रमाण की अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रमाण था भौगोलिक प्रमाण, जिसमें हम लोग दो तरह का प्रमाण देखे। पहला है जिगसॉ फिट और दूसरा है भौगोलिक समरूपता या फिर समानता का प्रमाण। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण, तीसरा हम लोग देखिए पेलियोंटोलॉजिकल प्रमाण, और चौथा देखिए हम लोग जो है वो पेलियोजोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि भूवैज्ञानिक प्रमाण। फिर हम लोग देखिए पूरा जलवायुवीय प्रमाण, फिर हम लोग देखिए भूभौतिकी प्रमाण। ये देख लिए 6 तरह का प्रमाण देखे, और इससे आपका सिद्ध हो गया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये एकदम सही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना देखते हैं कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था, इस सिद्धांत का क्या क्या आलोचना है। इन आलोचना के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसके लिए जिन बलों का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हो सकता। तो वेगनर साहब महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जो जो बलों का वो उल्लेख किए हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो अपकेंद्रीय बल हो, चाहे वो उत्प्लावन बल हो, इनके द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हो सकता है। ठीक ना, लेकिन वो उनका जिक्र किए हैं। तो ये आलोचना है पहला नंबर। फिर बताया जा रहा है कि साथ ही साथ इन बलों की व्याख्या एवं विश्लेषण त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है। यानी कि ये जो बल है, इन बलों का जो व्याख्या है और इनका जो विश्लेषण है वो वेगनर साहब के द्वारा पूरे सही तरीके से नहीं किया गया है। एकदम कटा छटा त्रुटिपूर्ण तरीके से आधा अधूरा किया गया है। फिर बोला जाता है कि क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी जो बल है वो अनुभाविक तथ्यों यानी कि वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित ना होकर एकदम परिकल्पनात्मक संकल्पनाओं पर आधारित है। तो ये जो भी फोर्सेस की बात किए हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की या फिर आप उत्प्लावन बल की या फिर आप अपकेंद्रीय बल की बात किए हैं, इसमें ना आपका ना कोई भी जो है वो वैज्ञानिक तथ्य इसमें नहीं दिया गया है। इसमें पूरी तरीके से केवल कल्पनात्मक ये यहाँ पे है, संकल्पना बताया गया है। एकदम पूरा हाइपोथेटिकल बात बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आया, फिर उत्प्लावन बल आया, और आपका अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो महाद्वीपों का विस्थापन हो गया, डायरेक्ट ये बोल दिया। तो सबसे पहले जो है यही इसका जो है वो क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया लोगों के द्वारा। फिर देख लीजिए दूसरा यहाँ पे क्या है आलोचना, क्रिटिसाइज क्या किया गया दूसरा, वो देख लीजिए। वेगनर के सिद्धांत में उसके मान्यताओं यानी कि एजम्पशन एवं सिद्धांत की व्याख्या के मध्य अंतर विरोधी की स्थिति पाई गई है। तो वो जो एक तरफ से मान्यता दे रहा है, जो भी एजम्पशन दे रहा है, और उसके संदर्भ में जो भी सिद्धांत दे रहा है, दोनों के बीच बहुत अंतर है। जैसे वेगनर ने अपने मान्यताओं में कहा कि सियाल बिना किसी प्रतिरोध के सीमा के ऊपर प्रवाहित कर रहा है, किंतु पर्वत निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या में उसके द्वारा बताया गया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, और दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो है वो सीमा के द्वारा लगाए गए बल जो कि घर्षण बल था, इसके कारण एंडीज और आपका रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया। ये तो एकदम पूरा कंट्रोडक्टिव वाला बात बोल दिया ना। ये एक तरफ वेगनर साहब बोल रहे हैं, क्या बोले देखिए,
पहला पॉइंट बोले हम कि वैज्ञानिक साहब जो बोले हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन में जो भी बलों का वो यूज किए हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो अपकेंद्रीय बल हो, चाहे वो आपका उत्प्लावन बल हो, तीनों के द्वारा तो आपका ये हो ही नहीं सकता है महाद्वीपों का विस्थापन। इतना बड़ा, इतना ज़्यादा ये फोर्स क्रिएट नहीं करेंगे कि ये महाद्वीपों का विस्थापन कर देंगे। दूसरा बात कि ये जितना भी बल का यूज किए हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का वैज्ञानिक तथ्य यानी फैक्ट का यूज नहीं किए हैं, केवल केवल ये परिकल्पना पे आधारित है, हाइपोथेटिकल बात बोल दिया है, जो मन में आया वो बोल दिया। उसके बाद वैज्ञानिक का सिद्धांत में जो वो मान्यता है, उसका जो भी एजम्पशन दिया है, और उस एजम्पशन को, उस मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो भी सिद्धांत दिया है, जो भी प्रिंसिपल दिया है, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोडक्टिव वाला पार्ट हो गया। एक तरफ बोलता है कि वैज्ञानिक साहब बोलते हैं कि अपने मान्यताओं में बोलते हैं कि जो सियाल है यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम जो है, मतलब कि जो आपका क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, ये बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रेजिस्टेंस के जो आपका सीमा है, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, इसके ऊपर वो तरल जो सीमा है, इसके ऊपर वो बिना किसी प्रतिरोध के तैर रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। पहला बात ये बोल दिया। फिर बोलता है कि जब आपका महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा है, तो वहाँ पर बोलता है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न जो ज्वारीय प्रक्रिया है, बल है, उसके कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर जो है वो विस्थापन हो रहा है। साथ ही साथ जो अंदर में जो तरल सीमा है, इसके द्वारा जो है वो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में आपका घर्षण प्रक्रिया के कारण जो है वो फोल्ड यानी कि जो है वो फोल्ड पड़ रहा है, यानी कि मोड़ वहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण जो है वो आपका रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। तो एक तरफ बोल रहा है कि बिना किसी रेजिस्टेंस के जो है फ्लो कर रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि जो है वो सीमा के कारण जो है वो क्या हो रहा है, आपका घर्षण बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आपका ये एंडीज पर्वत और आपका जो है वो रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया। मतलब ये पूरा कंट्रोडक्टिव वाला बात बोला कि नहीं बोला भाई, तो ये समझ लीजिए। आगे देख लीजिए, वेगनर के सिद्धांत में महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा एवं भूगर्भिक कालानुक्रम जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी की व्याख्या उचित ढंग से नहीं किया गया है। वेगनर का मानना था कि महाद्वीपों का विस्थापन केवल 2 दिशाओं में हुआ है। तो देख लीजिए, वेगनर का जो सिद्धांत था कि महाद्वीपीय विस्थापन में जो महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, जो महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ है, उसमें जो भूगर्भिक कालानुक्रम है यानी कि जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी में, इसमें किसी भी तरह का कोई भी व्याख्या नहीं किया है। और वेगनर केवल बोल दिया है कि महाद्वीपों का 2 तरफ विस्थापन हुआ है, एक तो उत्तर की ओर विस्थापन हुआ है विषुवत रेखीय की तरफ, और एक आपका जो है वो पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, बस यही। आगे देख लीजिए, लेकिन जब हम लोग आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं, प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो सभी दिशाओं में हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह जो है वो उत्तर पूरब की ओर हुआ, और अंटार्कटिका का प्रवाह जो है वो दक्षिण की ओर हुआ। तो जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप वो दक्षिण की ओर चला गया, और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये पूर्व की ओर चला गया। तो इसमें ये है कॉन्ट्रोडक्टिव वाला बात, ये भी हो गया कि वैज्ञानिक साहब बोलते हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह जो है विस्थापन वो केवल 2 दिशा में हुआ, जबकि प्लेट टेक्टोनिक बोलता है कि महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो सभी दिशाओं में हुआ। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा देख लीजिए, तो वेगनर के द्वारा महाद्वीपों के पेंजिया से टूटने के क्रम को अपने सिद्धांत में उचित ढंग से वर्णन नहीं किया गया। तो वैज्ञानिक साहब ये बताए भी नहीं। आप बोले भैया एक तरफ कि आप जो है वो कार्बोनिफेरस काल से पहले जो पेंजिया था वो सभी महाद्वीपों को मिलाकर कहा जा रहा था, सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिसको जो है वो आपका सुपर महाद्वीप या फिर जो है वो पेंजिया कहा जा रहा है, सुपर कॉन्टिनेंट या फिर पेंजिया कहा जा रहा है। लेकिन जब पेंजिया टूटा, यानी कि 2 प्रोसेस हुआ ना, एक आपका ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया, एक आपका ओपनिंग ऑफ पेंजिया। तो ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी से कनेक्टेड है, और आपका ओपनिंग ऑफ पेंजिया ये आपका प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। तो आप उसको पूरी तरीके से प्रूव नहीं किए, आप उसको अपने सिद्धांत में उचित ढंग से उसको वर्णन ही नहीं किए ना। तो क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में ये आपका स्टडी नहीं हो पाया, क्रोनोलॉजी यहाँ पे दिया ही नहीं है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में कार्बोनिफेरस काल के पहले पेंजिया के भूगर्भिक एवं जलवायु दशाओं का वर्णन नहीं किया। तो वेगनर जो है वो जो है अपने सिद्धांत में जो कार्बोनिफेरस काल के पहले जो पेंजिया और जो भूगर्भिक एवं जो जलवायु दशा है पेंजिया में, वो आपका बते भी नहीं किया कि पहले भूगर्भिक दशा क्या था, जलवायु दशा क्या था, कुछ बते भी नहीं किया, इसका भी वर्णन नहीं किया। फिर देख लीजिए, वेगनर के द्वारा वैसे तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रयोग अपने सिद्धांत में नहीं किया गया जो उसके सिद्धांत में विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करे। मतलब कि ऐसा कुछ भी बात नहीं लिखा जिससे सवाल उत्पन्न हो, सवाल उत्पन्न होने वाला बातें नहीं निकला। हम बोलते हैं ना कि बड़ी बच बच के बात बोले,
बड़ी बच बच के बात बोले, मतलब गलती एक ऐसा भी बात नहीं बोलेंगे जिससे सवाल उत्पन्न हो। जो बोला उसको हाँ में हाँ जवाब दिए, कुछ बोल भी नहीं किए, कुछ बोलिएगा ही नहीं तो सवाल बनेगा कैसे। तो यही बात है। तो वेगनर के द्वारा अपने तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रयोग अपने सिद्धांत में नहीं किया गया, कोई भी तथ्य नहीं दिया अपने सिद्धांतों में, और जो उसके सिद्धांत में विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न ही नहीं किया। अगर कोई फैक्ट देता, कुछ बात बोलता, तो उसके सिद्धांत में विरोधाभास होता कि नहीं होता, कंट्रोडक्टिव वाला पार्ट होता ही होता। आगे देख लीजिए। अर्थात वह वैसे तथ्यों का प्रयोग किया गया जो उसके सिद्धांत यानी कि उसके समर्थन में हो, वैसे तथ्यों का प्रयोग हुआ किया। ये मतलब कि जो मेरे लिए सही लगा, जो हमको सही साबित कर रहा है, उसी को हम यूज करेंगे, बाकी बात हम कुछ अलग से यूज करेंगे नहीं, तो लोग इसमें विरोध करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए। इस सिद्धांत के आधार पर भविष्य में होने वाली भूगर्भीय घटनाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो है आपका जो भी सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक साहब के द्वारा, उसके आधार पे फ्यूचर में भविष्य में होने वाला जो भी भूगर्भीय घटना है उसके संदर्भ में किसी भी तरह का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अर्थात वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर भविष्य में होने वाली भूगर्भीय घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक जैसे सिद्धांतों के आधार पर भविष्य में होने वाली कुछ भूगर्भीय घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो आपका भविष्य में होने वाली भूगर्भीय घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक तो देगा भैया। क्लियर। आगे देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक का मानना है कि भविष्य में पुनः एक बार पेंजर का फिर से निर्माण होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक फिर बोल रहा है कि ये जो अभी सभी जो महाद्वीप है सभी अलग अलग है, एक समय ऐसा आएगा भविष्य में, आज बहुत करोड़ों साल बाद, कि सारे महाद्वीप एक हो जाएंगे फिर से, तो पेंजर फिर एक हो जाएगा, और एक होने के बाद फिर बाद में फिर आपका टूटेगा, तो पेंजर का ये फिर आगे से एक हो जाएगा फिर बाद में टूटेगा। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का मानना है, तो समझ लीजिए। तो ये जो है वो आपका वेगनर साहब का आलोचना था। ये सर 1.5 पेज में बताए हैं आलोचना को। इसको आप और भी ज़्यादा एलिबोरेट करके अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, इसको कम से कम 2 पेज तक पहुंचा दीजिएगा, इसको बढ़ा चढ़ा कर और भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो वेगनर साहब की जो भी आलोचना था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, चाहे जितना भी आलोचना कर लो, लेकिन उस समय ये सब बात बोल जाना 1912 में, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो अब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है वो महत्व देख लेते हैं, आखिर इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व है भी भाई, इसका नहीं, ऐसा नहीं कि इसका केवल आप आलोचना ही करते जा रहे हो, इस सिद्धांत का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। क्या महत्व है उसको देखिए। तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में यानी कि क्रस्ट में होने वाले क्षैतिज गति का जो उजागर है वो सर्वप्रथम वेगनर के द्वारा ही किया गया। तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो आपका क्षैतिज गति है इसका उजागर सबसे पहले वेगनर साहब के द्वारा किया गया, और वेगनर ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी स्थिर न होकर गतिमान है, जो कि समय के साथ लगातार परिवर्तन या फिर स्थान परिवर्तन कर रहा है। इससे पहले तो हम लोग जान भी नहीं रहे थे कि हम लोग का जो क्रस्ट है वो गतिशील है, और हम लोग का जो क्रस्ट है वो एक स्थान पर स्थिर नहीं है, गति कर रहा है, वो हम लोग जान भी नहीं रहे थे। तो सबसे पहले पृथ्वी के भूपर्पट्टी में होने वाले क्षैतिज गति मतलब ऐसे गति, इधर 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 ऐसे गति क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर गति बोलते हैं ऊपर की ओर जाना या नीचे की ओर जाना ऐसा, लेकिन ये ऐसे गति कर रहा है, गति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में होने वाला क्षैतिज गति का उजागर सर्वप्रथम वेगनर साहब ने किया था, और वेगनर ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी स्थिर न होकर क्या है, गतिमान है, जो कि समय के साथ लगातार स्थान परिवर्तन कर रहा है। जो सबसे पहले यही बताया। इसके अलावा देख लीजिए, वेगनर ने सर्वप्रथम पोलर वॉन्डरिंग यानी कि ध्रुवों का विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका प्रयोग भूगर्भ शास्त्र आज भी इसका यूज कर रहे हैं। तो वेगनर के द्वारा ही सबसे पहले ये बताया गया कि जो पोलर वॉन्डरिंग यानी कि ध्रुवों का विस्थापन हो रहा है, और इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन वेगनर साहब ने किया था, और इसका प्रयोग आज भी वर्तमान समय में भी जो भूगर्भ शास्त्र है वो इसका प्रयोग आज भी कर रहे हैं। यानी मतलब उतना बढ़िया बात बता के वो उस समय चले गए, जिसका प्रयोग हम लोग आज के समय में भी कर ही रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब देख लीजिए इसके आगे की चर्चा क्या है क्या नहीं है। सो इसके आगे बोला जा रहा है कि यद्यपि वेगनर का ध्रुवीय विस्थापन की संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, यानी कि पूरा पूर्णता नहीं है, बहुत ही गलती है उसमें है।
लेकिन फिर भी उसका महत्व तो है ना भाई। वो सबसे पहले वही तो बताने वाले व्यक्ति है ना, चाहे गलत बताए चाहे कुछ हो बताए, लेकिन बताए सबसे पहले वही ना। तो ये हो गया ध्रुवीय विस्थापन जो आपका है ये हो रहा है पोलर वॉन्डरिंग। इसके पहले सबसे पहले इसके बारे में जानकारी वेगनर साहब ही दिए। फिर देख लीजिए वेगनर के सिद्धांत को भूगोल एवं भूगर्भ शास्त्र में पथ प्रदर्शक का सिद्धांत के रूप में माना जाता है। यानी कि भूगोल और भूगर्भ शास्त्र के विषय में ये एक तरह से पथ प्रदर्शक यानी कि आगे की राह ये दिखलाता है, जो आगे चलकर प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देख लीजिए पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, उसी के आधार पे तो आपका प्लेट विवर्तनिकी आया, और प्लेट विवर्तनिकी में आप बेहतर कॉन्सेप्ट को ला पाए क्योंकि आपका ये जो है पहले आ चुका था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये आपके लिए पथ प्रदर्शक सिद्धांत के रूप में काम किया। इस कारण प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का उन्नत रूप या फिर संशोधित रूप भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही उन्नत रूप या फिर इसी का ही संशोधित रूप जो है वो प्लेट टेक्टोनिक को कहा जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आया था उसी के ही तर्ज पे, उसी के द्वारा जो दिशा निर्देश था इसी को ही ध्यान में रखकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को लाया गया था। ये समझ में आ गया आपको। चौथा नंबर ये देख लीजिए आपका एक पॉइंट और है आपका, वो देख लीजिए। वो बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भूगोल का जो है वो हम लोग मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, क्योंकि इस सिद्धांत के कारण बाद के वर्षों में भूगोल विषय के विषय वस्तु एवं प्रकृति में जो है वो अमूलचूल या फिर बहुत ज़्यादा मौलिक परिवर्तन हुआ, एकदम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भूगोल और भूगोल का जो है वो मील का पत्थर माइलस्टोन कहते हैं ज्योग्राफी में। इसके बाद ही इस सिद्धांत के बाद ही बाद के वर्षों में भूगोल विषय का जो विषय वस्तु है और इसका जो प्रकृति है इसमें बहुत ही ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन हुआ, मौलिक परिवर्तन हुआ, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रेडिकल चेंजेस हुआ, एकदम ये क्रांति था ये सिद्धांत। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचना और साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का महत्व इन दोनों को पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक आपका थोड़ा सा था बड़ा, थोड़ा बड़ा नहीं था, मतलब आज 2 ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक की जो भी बातें हैं आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो है सारा पॉइंट वो आपको बता दिया गया है। आप इस लेक्चर को 2 से 4 बार 5 बार देखिए, उसके बाद इसका एक पेज में शॉर्ट कीवर्ड बनाइए और उसको आप याद रखिए और उसी से जो है वो आप इसको आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ तक हम लोग जो सर पढ़ाए हैं विशाल सर कैटलिस्ट आईएएस एकेडमी में वो हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा ना इससे बचा और भी जो छोटा मोटा पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन इसके बारे में कुछ और भी जो है पॉइंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए हल्का सा इंट्रोडक्शन बोला गया है कि आज पृथ्वी के 29% भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार मिलता है तथा 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। विश्व के मानचित्र में महासागरों और महाद्वीपों की जो स्थिति आज दिखाई पड़ती है वह प्राचीन स्थिति से भिन्न है। आने वाले दिनों में भी पृथ्वी पर महासागरों तथा महाद्वीपों की स्थिति में भिन्नता नजर आएगी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और आज भी हो रहा है, अर्थात महाद्वीपों व महासागरों का जो स्वरूप आज हम लोग मानचित्र पर देख रहे हैं वो ना तो पूर्व में ऐसा था ना ही भविष्य में वैसा रहेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान विन्यास की व्याख्या करने का प्रयत्न है, जिसे विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा समय समय पर व्याख्यायित जो है वो किया गया है। 1569 ईस्वी में डच भूगोलवेत्ता अब्राहम और टेरियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया कि दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीप को इकट्ठा करके दिखाया। उसके बाद 1908 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक टेलर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत प्रतिपादित किया जो स्थल के क्षैतिज हस्तांतरण के विषय में था और इस सिद्धांत में महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति को बताया गया। उसके बाद देखिए 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर साहब ने महाद्वीपों तथा महासागरों से
महासागरों के प्रवाह से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और आगे के वर्षों में सागर नित्तल प्रसरण तथा प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांत महाद्वीपों तथा महासागरों की पूर्व तथा वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करते हैं तथा पूर्व के सिद्धांतों में सुधार कर महासागर व महाद्वीपों की गति के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करते हैं। तो अगर आप देखिए एग्जाम में कभी भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लिखिएगा तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक का भी जो है वो पॉइंट को ऐड कीजिएगा और उसमें आप सागर प्रसंसरण सिद्धांत का भी जो है वो सागर नित्तल प्रसरण का जो सिद्धांत इसको भी आप उसमें ऐड कीजिएगा। आगे देख लीजिए अल्फ्रेड वेगनर का जो है महाद्वीपीय सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं कि महाद्वीपों का क्षैतिज गतिशीलता या फिर महाद्वीपीय विस्थापन की जो संकल्पना है ये सबसे पहले 1912 ईस्वी में वेगनर साहब के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इस सिद्धांत की मान्यता थी कि पृथ्वी की आकृति में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः महाद्वीपों के स्थानांतरण के कारण होते हैं। और वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो आपका 2 तथ्यों के आधार पर दिया था। क्या क्या है वो देख लीजिए। प्रथम जो है वो अत्यधिक दूरी पर स्थित महाद्वीपों में स्थित जीवाश्मीय अवशेष और भौगोलिक निर्माणों में आश्चर्यजनक समरूपता दिखाई पड़ता है। तो पहले बोला गया कि जो अधिक अलग अलग दूर में स्थित जो महाद्वीप है वहाँ पे आपका फॉसिल का जो अवशेष है उसमें और भौगोलिक निर्माण इसमें जो है वो समरूपता दिखाई दे रहा है। और फिर बोला वेगनर बोलते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु को समझाने में असमर्थ रहे और वे किसी भी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य का प्रमाण नहीं खोज पाए। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीपों का विस्थापन ही इस जलवायु दशा का कारण हो सकता है। यहाँ देख लीजिए पहले आपका जो है वो पहले एक हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया, लेकिन बाद में ये टूटा। फिर हम लोग इसको अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड भी कहा जा रहा है, बीच में आपका 33C बना था। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो है अंगारा लैंड ये कई सारे भागों में टूट गया और नॉर्थ अमेरिका में, यूरेशिया में। फिर आपका जो गोंडवाना लैंड है ये भी कई सारे भागों में टूट गया, नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका में, इंडियन पेनिनसुलर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सभी में टूटा। बीच में आपका 33C आ गया था। और अगल बगल में जितना है वो आपका पैंथालासा महासागर है। पैंथालासा है यानी कि एकदम पूरा सुपर ओशियन है। इसकी संकल्पना की बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि यह जो सिद्धांत है वो महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित है और इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक ही भूखंड से जुड़े हुए थे। और वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप जो है वो इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था और उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी और विशाल महासागर को वो पैंथालासा कहा जिसका अर्थ होता है जल ही जल। ठीक ना। फिर देख लीजिए वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ और पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जिसको अंगारा लैंड भी कहा जा रहा है उसमें ये टूट गया। क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में ये विभक्त हुआ और जिसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो बढ़ गए जो आज महाद्वीप के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके बाद देख लीजिए प्रवाह संबंधी बल क्या क्या कारण थे जो कि जिसके कारण से ये प्रवाह हुए। तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। फिर बोला गया कि पोलर या फिर ध्रुवीय फ्रीलिंग बल यानी कि पोलर फ्रीलिंग फोर्स, ज्वारीय बल पोलर फ्रीलिंग फोर्स, इसके अलावा ध्रुवीय फ्रीलिंग फोर्स पृथ्वी के घूर्णन गति से संबंधित थे। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है वरन यह भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हुआ है। और दूसरा जो है बोलते हैं कि वेगनर महोदय ने समझाया है कि जो ज्वारीय बल है वह ज्वारीय बल है जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है जिससे महासागरों में क्या होता है ज्वार पैदा होता है। वेगनर साहब का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो पाए और यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बल को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। फिर देख लीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या प्रमाण है। तो महाद्वीपों में साम्य मतलब एक दूसरे की जैसा समरूपता देखने को मिलती है। तो दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के आमने सामने के तटों में अद्भुत साम्यता दिखाई देती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरह उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट के यूरोप के पश्चिमी तट के में जो है के साथ साम्यता स्थापित की जा सकती है। पूर्वी अफ्रीका में जो इथोपिया है और आपका इरिट्रिया है इसका जो उभार है पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तट रेखा से संयुक्त किया जा सकता है। तो जो आपका पूर्वी अफ्रीका है, इथोपिया और जो इरिट्रिया है इसका जो उभरा हुआ जो भाग है इसको भारत के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर बोला जा रहा है तथा
ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है और वेगनर ने इसे साम्य स्थापना का जो है वो नाम दिया है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण जो है, इस विधि से महासागरों और महाद्वीपों की चट्टानों का निर्माण के समय को जो है वो सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। और दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के हैं। और इससे पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ पे नहीं थी। तो थोड़ा बहुत सुन लीजिए केवल। इसके बाद देख लीजिए, एक होता है आपका टिलाइट। तो टिलाइट वे अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो कि विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या फिर हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी प्रकार प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है और हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। एक है आपका प्लेसर निक्षेप। तो घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त जो सिराएं हैं यानी कि गोल्ड बियरिंग वाइन्स, ये ब्राज़ील में भी पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। फिर देख लीजिए जीवाश्मों का वितरण। तो यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके विवरण की व्याख्या में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इस प्रेक्षण से ही लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। और एक है आपका मेसोसोरस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं और इनकी जो अस्थियां हैं वो आपका दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी केप प्रांत ब्राज़ील में इरावत शैल समूह में भी मिले हैं। और ये दोनों स्थान आज जो है वो एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इनके बीच में स्थित एक महासागर विद्यमान है। और पहले यहाँ पे एक ही जैसा जो है वो मेसोसोरस मिला था। साम्य विस्थापन बोला जा रहा है कि वेगनर के सिद्धांत का मूल तत्व महाद्वीपों की साम्य स्थापना है, परंतु कई विद्वानों ने इसे जो है वो त्रुटिपूर्ण बताया है। उनका विचार है कि साम्य स्थापना किसी सीमा तक ही शुद्ध है। यह दक्षिण अमेरिका को गिनी के तट से मिलाया जाए तो उसमें 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। इसके बाद देख लीजिए, बताया जा रहा है कि विस्थापन की दिशा से असहमति। तो वेगनर ने विस्थापन के लिए 2 दिशाओं का वर्णन किया है, एक विस्थापन पश्चिम की ओर और दूसरा भूमध्य रेखा की ओर। कुछ भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय, आल्प्स तथा रॉकी पर्वत श्रेणियां जो है वो और पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूह ऐसे विस्थापन की बाह्य सीमाएं हैं। महाद्वीपों का वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं है। तो बोला जाता है कि वेगनर की मान्यता है कि महाद्वीपों का एक विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ। यदि यह सत्य है तो अधिकांश महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास एकत्रित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर देख लीजिए, विस्थापन के लिए शक्तियों का अपर्याप्त होना। पश्चिमी दिशा तथा भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए वेगनर ने जिन शक्तियों का उल्लेख किया है, विद्वानों ने उन्हें बहुत ही अपर्याप्त बताया है और इनकी जो है वो कड़ी आलोचना की है। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन करने के लिए वेगनर ने जिन ज्वारीय शक्ति का वर्णन किया है वह नितांत ही असंभव है और यदि इसे संभव मान भी लिया जाए तो यह 1 वर्ष में ही पृथ्वी के घूर्णन को बंद कर देगी। फिर देख लीजिए वनस्पति संबंधी आपत्ति। तो बोला जा रहा है कि कार्बोनिफेरस युग के हिम प्रवाह के साथ साथ वेगनर ने उस काल की
आपका ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के चिन्ह भी भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले बतलाए हैं। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को निराधार बताया है और यह वनस्पति चिन्ह केवल वैगनर के बतलाए हुए स्थानों के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर भी पाए गए हैं। समय संबंधी आपत्ति। तो कई वैज्ञानिकों ने वैगनर सिद्धांत के विरुद्ध समय संबंधी आपत्ति उठाई है कि वैगनर ने यह माना है कि पेंजिया का विघटन पूरा जीव कल्प में शुरू हुआ था और विद्वानों को आपत्ति है कि इस युग से पहले किस शक्ति ने जोड़े हुए रखा था। ठीक है, आगे देख लीजिए। फिर यहाँ पे एक पॉइंट बोला जा रहा है कि महासागरीय अधतल का जो है वो अधस्थल का मानचित्रण, ये सभी भी देखना पड़ेगा। धारा संवहन धारा सिद्धांत, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, खान ग्लोबल स्टडीज़ का एक नोट्स था। इस नोट्स में ना उतना खास से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नहीं समझाया गया जितना खास तरीके से हमारे विशाल सर इसको समझाए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ दिए थे केवल आपको इसी तरह कि थोड़ा सा समझ में आ जाए, लेकिन ये उतना खास नहीं है, ठीक है। तो जो सर का नोट्स है आप उसी नोट्स के ऊपर ही रिलाई कीजिएगा, उसी नोट्स को ही बार बार पढ़िएगा, तो जाकर आपका जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कैसे कैसे हम लोग क्या क्या पढ़े वो बात सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग जाने कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा दिया गया था। इनके प्रसिद्ध जो बुक है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति, इसमें दिया गया था। फिर हम लोग देखें कि जो वेगनर साहब है वो आपके कई सारे चीज़ों में वो आपके मतलब स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा देखें हम लोग कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसका हम लोग परिचय देखें कि ये क्या है क्या नहीं है। सो उसके बाद जो है हम लोग जाने कि जो है वेगनर साहब की जो है मान्यता यानी कि एजम्पशन क्या था, उन एजम्पशंस को भी हम लोग डिटेल से पढ़े। उसके बाद जो है वो हम लोग जाने थे कि दो कॉन्सेप्ट, एक है ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया और एक है ओपनिंग ऑफ पेंजिया। तो ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया यानी कि पेंजिया का टूटना, ये जो है वो वेगनर से संबंधित है यानी कि कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी से संबंधित है। वहीं ओपनिंग ऑफ पेंजिया यानी कि पेंजिया का खुलना जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक जो है वो थ्योरी से संबंधित है। और हम लोग ये भी जाने थे कि आपका इसके बारे में जो है एजम्पशन जो भी मान्यता है वो इसको डिटेल से देखे थे 7-8 भागों में। फिर हम लोग वेगनर साहब की जो है परिकल्पनाएं यानी कि हाइपोथेटिकल बातें पढ़े थे, जिसमें हम लोग पहला महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना देखे थे जिसको हम लोग ध्रुवीय स्थिरता भी कहते हैं, और दूसरा जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना देखे थे। शुरू में बताया गया था कि महाद्वीप स्थिर है, ध्रुवीय जो है वो स्थिर है, और जलवायु कटिबंध जो है वो आपका क्या कर रहे हैं, गतिशील है, वो जगह परिवर्तन कर रहे हैं। और दूसरा में बोला गया कि जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर है और महाद्वीपीय और ध्रुवीय जो है वो आपका गति कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, एक जो है वो अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जा रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग देखें। फिर जो है वो हम लोग जाने कि जो है वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये पूरी तरीके से जलवायु कटिबंधों की स्थिरता की जो परिकल्पना है इसी के ऊपर वो आधारित है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर हम लोग जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसके लिए उत्तरदायी बल और जो है वो कारक की बात किए थे। फिर हम लोग देखे थे कि वेगनर के अनुसार जो पेंजिया का विखंडन हुआ उसके बाद महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो 2 दिशाओं में हुआ। एक है उत्तर की ओर जिसको हम लोग विषुवत रेखा की ओर मानते हैं, और एक है आपका पश्चिम की ओर। फिर हम लोग देखें कि उत्तर की ओर जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ विषुवत रेखा की ओर, इसके लिए 3 जो है वो फोर्सेस काम किया। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल और तीसरा है उत्प्लावन बल। फिर हम लोग कंक्लूजन देखें। उसके बाद देखिए महाद्वीपों का जो है पश्चिम की ओर प्रवाह, जिसके लिए हम जाने कि सूर्य और चंद्रमा के कारण जो ज्वारीय बल उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण जो है समुद्र में आपका सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है वो समुद्रों में ज्वारीय बल उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण जो है महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ। फिर इसी में हम लोग देखें कुछ कंट्रोवर्सी वाला भी बात था। फिर इसी में हम लोग देखें कि आपका जो है एंडीज और आपका रॉकी पर्वत का जो निर्माण है महाद्वीपों के पश्चिम भाग में कैसे स्थित जो है उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इसके समर्थन में कुछ जो है वो हम लोग बात किए कि इसको प्रूव करने के लिए इसका हम लोग क्या क्या प्रमाण देखे वो देखें, जिसमें हम लोग सबसे पहले भौगोलिक प्रमाण देखे, जिसमें हम लोग जिग्सॉ फिट और भौगोलिक समरूपता या फिर समानता का प्रमाण पढ़े। उसके बाद हम लोग भूगर्भीय शास्त्रीय प्रमाण पढ़े। उसके बाद हम लोग पेलियोंटोलॉजिकल प्रमाण पढ़े। उसके बाद जो है वो हम लोग पेलियोजोलॉजिकल प्रमाण यानी कि भूवैज्ञानिक प्रमाण पढ़े। उसके बाद पूरा जलवायुवीय प्रमाण पढ़े। उसके बाद हम लोग भूभौतिकीय प्रमाण पढ़े। उसके बाद जो है वो आपका ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसका हम लोग आलोचना देखें। आलोचना को भी हम लोग जो है वो 7 से 8 भागों में बांट के पढ़े इसका आलोचना को।
फिर आलोचना के बाद जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का महत्व पढ़े। चाहे इसका जितना भी आलोचना कर लो, चाहे ये जितना भी गलत बातें बोले हो, लेकिन फिर भी ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो हमारे लिए, हमारे भूगोल में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हुआ है। और वो हमारे आने वाले जो है वो जितना भी विषय है उनके लिए एक तरह से ये पथ प्रदर्शक का ही काम करेगा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण ही जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक इतना ज़्यादा जो है वो आपका ये हो पाया, फेमस हो पाया, और उतना उसको बेहतर तरीके से उसको हम लोग डिफाइन कर पाए। क्योंकि ये पूरी तरीके से ऐसा माना भी जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ही संशोधित रूप है ये भी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक यानी कि कॉन्टिनेंटल इस तरह से हम लोग जो है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, इस वाले टॉपिक को पूरा हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से संबंधित जितना भी फैक्ट है आप इसको वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, और 3 से 4 बार देखने के बाद इस वीडियो का जो है वो आप जो है वो कीवर्ड निकालिए, तैयार कीजिए, ठीक है ना, और फिर आप आगे की ओर चलिए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।